हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी दर्शन के संप्रदाय पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आदर्शवाद आइडियलिज्म पढ़ दिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म। अगर आपने अभी तक आदर्शवाद की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रकृतिवाद देखने से पहले आदर्शवाद जरूर देख लें, क्योंकि प्रकृतिवाद को हम आदर्शवाद से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो प्रकृतिवाद, इसको हम अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं, और नेचुरलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचर और इज्म। जहां पर नेचर का अर्थ है प्रकृति, इज्म का अर्थ है वाद। तो ऐसा वाद, ऐसी विचारधारा जो प्रकृति को ही सब कुछ मानती है, प्रकृति को सर्वोच्च मानती है, उसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं। प्रकृतिवादी से क्या तात्पर्य है? ऐसे व्यक्ति जो प्रकृतिवाद विचारधारा को सपोर्ट करते हैं उन्हें हम प्रकृतिवादी कहते हैं। तो प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं, प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रकृतिवाद को पदार्थवाद या भौतिकवाद भी कहते हैं। तो प्रकृतिवादी कहते हैं जो हमारा संसार है वो पदार्थों से मिलकर बना है, इसीलिए प्रकृतिवाद को पदार्थवाद भी कहते हैं। इसके अलावा प्रकृतिवादी भौतिकी फिजिक्स में भरोसा करते हैं, ठीक है, इसीलिए प्रकृतिवाद को भौतिकवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रकृतिवादी आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देते, बल्कि आदर्शवादी आध्यात्मिकता पर जोर देते थे, लेकिन प्रकृतिवादी आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देते और आध्यात्मिकता का विरोध भी करते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार इंद्रियों के द्वारा सीखा गया ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान पर विरोध करते हैं। वो कहते हैं बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए, ऐसा ज्ञान हो जो वो इंद्रियों के माध्यम से सीखे, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है, इंद्रिय अनुभूति पर बल देते हैं। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषाओं की, डिफिनीशंस ऑफ नेचुरलिज्म। तो सबसे पहली परिभाषा है ब्राइस ने कहा है प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता है जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करना, ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिकता के विरोधी हैं। थॉमस एवं लैंग के अनुसार दूसरी परिभाषा है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। अंतिम वास्तविकता आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक है, इसीलिए प्रकृतिवाद को भौतिकवाद कहते हैं, आध्यात्मिकता का विरोध करके भौतिकवाद पर जोर, ठीक है, भौतिक पर जोर। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के समर्थकों की सपोर्टर्स। तो अरस्तु, रूसो, लेमार्क, कांट, हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो है प्रकृतिवाद के समर्थक हैं, जिनमें से रूसो को हम प्रकृतिवाद का जनक भी मानते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के सिद्धांत, मेन थ्योरीज ऑफ नेचुरलिज्म। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि ये भौतिक संसार ही सत्य है, जिस संसार में हम रह रहे हैं वही संसार सत्य है। इसके अलावा आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक दुनिया जैसी कोई चीज नहीं है। समस्त संसार एक प्राकृतिक रचना है। प्रकृतिवादी कहते हैं ये संसार जो है वो प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है, ठीक है। मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति में जैसे हर चीज एग्जिस्ट करती है उसी तरह प्रकृति ने मनुष्य का भी निर्माण करना है। मनुष्य भी एक रचना है जो कि सर्वश्रेष्ठ, प्रकृति द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट क्या है सिद्धांत? इस सृष्टि का निर्माण वस्तुओं या तत्वों से हुआ है। प्रकृतिवादी कहते हैं जो हमारी प्रकृति ने संसार का निर्माण किया है वो पदार्थों से किया है, तत्वों से किया है, इसीलिए तो हम प्रकृतिवाद को पदार्थवाद कहते हैं। प्रकृति ही अंतिम सत्य या वास्तविकता है, ठीक है, जो हम प्रकृति देख रहे हैं वही अंतिम सत्य है। आध्यात्मिक जगत जैसी कोई बात नहीं होती है। अगला उद्देश्य, वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसके अलावा कोई अन्य जीवन या दूसरी दुनिया नहीं है। जो हम वर्तमान जीवन जी रहे वही सत्य है, इसके अलावा परलोक, ठीक है, कि कहते हैं हमारी मृत्यु के बाद परलोक में जाएंगे, तो ऐसे में प्रकृतिवादी इस पर भरोसा नहीं करते। परलोक जैसी चीज पर प्रकृतिवादी भरोसा नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताएं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म एजुकेशन। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो जाएगी? बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी शिक्षा जो है, बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत प्रकृतिवाद से ही मानी जाती है, ठीक है। बालक को केंद्र में मानकर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? बाल केंद्रित शिक्षा। आदर्शवादी शिक्षा थी वो शिक्षक को केंद्र में मानकर दी जाती थी,
लेकिन प्रकृतिवाद में शिक्षा बालक को केंद्र में मानकर बल्कि शिक्षक को इन्होंने एक निरीक्षक के रूप में, शिक्षार्थी के मित्र के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में स्थान दिया है। ठीक है। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं और कहते हैं बच्चे को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जो इंद्रियों पर बेस्ड हो। ठीक है। इंद्रिय अनुभूति पर जोर देते हैं, इंद्रियों द्वारा सीखे गए ज्ञान पर जोर देते हैं। इसके अलावा पुस्तकीय ज्ञान पर का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन। तो प्रकृतिवादी शिक्षा निषेधात्मक शिक्षा है। निषेधात्मक का मतलब यह है कि बच्चे को ये बताओ गलत क्या है, ये मत बताओ सत्य क्या है, उसको गलत करने से रोको। ठीक है। अवगुणों से बचाओ, गुणों के बारे में ना बताओ, असत्य बोलने से रोको, सत्य के बारे में ना बताओ, अधर्म से बचाओ, धर्म के बारे में ना बताओ कि धर्म क्या है, उसको अधर्म करने से रोको। ठीक है। तो ये होती है निषेधात्मक शिक्षा। इसके अलावा इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। तो वही बात है कि ज्ञान ऐसा हो जो इंद्रियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण करो और जो प्रकृति कहे वही करो। ठीक है। बालक की स्वतंत्रता, प्रकृतिवादी कहते हैं कि बालक को प्रकृति में आप स्वतंत्र छोड़ दो, प्रकृति ही उसकी शिक्षिका है, प्रकृति ही उसको सिखाएगी। जैसे बच्चा अगर आग के पास जाता है तो वो जल जाएगा, यानी कि उसको शिक्षा मिलेगी कि आग के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, प्रकृति ही उसकी शिक्षिका है, प्रकृति ही उसको दंड देगी। ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि प्रकृतिवादी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है और बाल केंद्रित शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो पहला उद्देश्य यही हो जाएगा कि जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमें जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर दे। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को किस तरह से दूर करेंगे वो हमें शिक्षा बताए। इसके अलावा सुख प्रदान करे। ऐसी शिक्षा हो जो हमारे सांसारिक जीवन को सुखपूर्वक बनाने में सहायक हो, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा जो सांसारिक शिक्षा है वैसी होनी चाहिए। अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना। शिक्षा समायोजन में सहायक होती है। एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी वातावरण में बहुत ही जल्दी समायोजन कर लेता है। समायोजन का मतलब क्या होता है? या तो परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना या परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। तो अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और हस्तांतरण करना। शिक्षा हमारी जो सांस्कृतिक है, सामाजिक सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करती है, उसको बचाए रखती है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। इसके अलावा मानव नामक यंत्र का पूर्ण विकास, क्योंकि प्रकृतिवादियों ने मानव को एक यंत्र के समान माना है और शिक्षा के माध्यम से ही उसका पूर्ण विकास किया जा सकता है, सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तित्व का विकास करना, जो शिक्षा है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। तो प्रकृतिवाद में वो शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी जो अनुभव आधारित हों, ज्ञान इंद्रियों पर आधारित हों। ठीक है। इंद्रिय अनुभूति पर आधारित हों। प्रकृतिवादी बालक को समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देते हैं। रूसो का नारा है कि प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वो संकेत करती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षण विधि प्रकृति के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए, बल्कि वातावरण के अनुसार नहीं। ठीक है। प्रकृति का ही अनुसरण करो। रूसो तत्कालीन पुस्तकीय शिक्षा प्रणाली व रटने प्रणाली का विरोधी था, इंद्रिय अनुभूति पर बल देता था। ठीक है। जो रट के ज्ञान प्राप्त किया जाए उसका रूसो ने विरोध किया है और पुस्तकीय ज्ञान का भी विरोध किया है। प्रकृतिवादियों द्वारा दी गई कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां निम्न है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सिखाया जाए, खेल के माध्यम से सिखाया जाए। ठीक है। खेल द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सिखाया जाए, अनुभव द्वारा सीखना। ह्यूरिस्टिक विधि या और जो है मॉन्टेसरी विधि, ये जो है शिक्षण विधियां जिनको प्रकृतिवादी ने सपोर्ट किया है, प्रकृतिवादियों ने। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो हमारे सांसारिक जीवन को सुख प्रदान कर सके। क्योंकि प्रकृतिवादी आध्यात्मिक जगत में तो भरोसा नहीं करते, तो उन्हें आध्यात्मिक पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं है। तो पाठ्यक्रम में जो विषय शामिल हैं जो सांसारिक जीवन में हमें काम आते हैं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, भाषा, साहित्य, स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद और अनुशासन। प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए?
तो प्रकृतिवादी मुक्तात्मक अनुशासन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अनुशासन तीन तरह का होता है, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक और दंडात्मक। मुक्तात्मक का मतलब है बच्चे को खुला छोड़ दो, ठीक है, उसको मुक्त कर दो। दंडात्मक, उसको दंड के द्वारा अनुशासन में रखा जाए। ठीक है, प्रभावात्मक का मतलब है कि टीचर का प्रभाव ही इतना अच्छा हो कि बालक को अनुशासन की जरूरत ही ना पड़े। तो रूसो ने कहा है कि बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है। मतलब सबसे बड़ी चीज स्वतंत्रता है, शक्ति नहीं। तो रूसो ने कहा है बच्चे को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है। तो रूसो दंडात्मक, दमनात्मक अनुशासन का विरोधी था और मुक्तात्मक अनुशासन को सपोर्ट किया है। बच्चे को प्रकृति में आप खुला छोड़ दो, प्रकृति ही उसे सिखाएगी। ठीक है, वे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद और विद्यालय, नेचुरलिज्म एंड स्कूल। तो प्रकृतिवादियों ने विद्यालय के संबंध में क्या कहा है? जैसे हमने आदर्शवाद में देखा था कि विद्यालय को ऐसा स्थान माना गया जहां बालक के सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक गुणों का विकास होता है। लेकिन प्रकृतिवादियों ने विद्यालय को कोई खास महत्व नहीं दिया है। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति का प्रांगण ही विद्यालय है। ठीक है, बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। प्रकृतिवादी कहते हैं बालक को आप प्रकृति में छोड़ दो। ठीक है, प्रकृति ही उसकी शिक्षिका है, प्रकृति ही उसको सिखाएगी। रूसो विद्यालय के बंधन से बालक को मुक्त देखना चाहता था, यानी कि विद्यालय को इन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। वे विद्यालय में बालक द्वारा स्वशासन के पूर्व समर्थक थे। अब लास्ट में करते हैं हम किसी विचारधारा का मूल्यांकन। तो प्रकृतिवाद का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ नेचुरलिज्म। सबसे पहले तो बात करेंगे प्रकृतिवाद के गुणों की। सबसे पहला गुण हो जाएगा अनुभव आधारित शिक्षा, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा ऐसी हो जो इंद्रिय अनुभूत पर बल दे। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर दिया, ये भी एक गुण हो जाएगा। इसके अलावा दमनात्मक अनुशासन का विरोध, दंडात्मक अनुशासन का विरोध। रूसो ने कहा है कि बच्चे को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है। वो शक्ति ना कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है, ये कहा था रूसो ने। बालक को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है, स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है, शक्ति नहीं। तो दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया। इसके अलावा शिक्षा का बाल केंद्रीकरण, तो ये भी एक गुण हो जाएगा, क्योंकि जो आधुनिक हम शिक्षा देख रहे हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा ही है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा बालक को प्राप्त करनी है ना। इसके अलावा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, तो ये भी एक इसका गुण हो जाएगा कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। जो अनुभव आधारित शिक्षा है उस पर जोर दिया है। ठीक है, इंद्रिय अनुभूति आधारित शिक्षा पर जोर दिया है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान रटाने से कोई फायदा नहीं है, वो भूल जाएगा बच्चा। प्रायोगिक ज्ञान पर बल दिया है। इसके अलावा वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान, जैसे आदर्शवाद में आध्यात्मिक विषयों को स्थान दिया गया था, इन्होंने वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया। तो आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है, तो ये गुण ही है, अच्छी बात है कि वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया गया। दोषों में हम क्या बात करते हैं? बालक को हद से ज्यादा स्वतंत्रता। प्रकृतिवादियों ने मुक्तात्मक अनुशासन को सपोर्ट किया, कहते हैं कि बालक को प्रकृति में खुला ही छोड़ दो। तो हद से ज्यादा स्वतंत्रता भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे सपोज बच्चा प्रकृति में छोड़ दिया, अगर वो बिजली के तार के पास जाएगा तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि आप उसको मना मत करो कि बिजली उसमें आ रही है, उसको छू लेने दो, प्रकृति उसको सिखा देगी। लेकिन ऐसे में बालक की मृत्यु भी हो सकती है। तो बालक को हद से ज़्यादा स्वतंत्रता देना भी एक प्रकृतिवाद का दोष है। इसके अलावा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, गुणों में हमने बात की है तो अच्छी बात है क्योंकि ज्ञान प्रायोगिक होना चाहिए, लेकिन दोषों में हम क्या बात करते हैं? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करना गलत बात है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान का भंडार होती हैं। ठीक है, अगला दोष क्या है कि आध्यात्मिकता को स्थान नहीं। आध्यात्मिकता को प्रकृतिवादियों ने कोई स्थान नहीं दिया, ये भौतिकवाद पर भरोसा करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता और भौतिकवाद, ठीक है, जो सांसारिक जगत की शिक्षा है और आध्यात्म जगत की शिक्षा है, दोनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो वो उसका दोष हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। मन की शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है और जीवन को सही तरह से जीने के लिए सांसारिक ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, तो आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया, ये इसका दोष हो जाएगा। इसके अलावा जो सांसारिक जगत की शिक्षा है उसको स्थान दिया, तो इसको हम गुणों में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक को गौड़ स्थान, प्रकृतिवादियों ने बालक को प्रमुख स्थान दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया है और शिक्षक को नीचा स्थान दिया है। तो हम कहते हैं ये गलत बात है, क्योंकि शिक्षक बालक का मार्गदर्शक होता है। जो भी बच्चा सीखता है, आदर्श सीखता है, वो शिक्षक से ही तो सीखता है।
ठीक है, तो ये इसका दोष हो जाएगा। लेकिन गुणों में हमने क्या बात की कि बालक को ऊंचा स्थान दिया है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की दी है, ठीक है, तो ये किसका गुण हो जाएगा। इसी तरह से आपको गुण और दोष समझने हैं कि हमें कैसे लिखने होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृतिवाद पूरी तरह से समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।